अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक के बाद एक वीडियो जस्टिस अरशद मलिक से लेकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी तक और फिर जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी हो या जस्टिस आकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप, ऐसा लगता है कि अदलिया को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। अगरचे माहिरीन के मुताबिक इन वीडियोज़, ऑडियोज़ और बयानात की, एफिडेविट की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, ना ही इनमें से किसी को अदालतों में सबूत के तौर पर पेश करके मुकदमात में शायद कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी अवामी राय बदलने में ये एक सिलसिला ही बन गया है। और इन वीडियोज़ पर मुस्लिम लीग नवाज़ जहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती नज़र आ रही है, वहीं हुकूमती नुमाइंदे भी इदारों के दिफा में लगे हुए हैं। आज हर तरफ ऑडियो और वीडियोज़ के ही हमें चर्चे नज़र आए। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक तकरीब से खिताब में कहा कि आजकल तो टेप्स की बात हो रही है और उनमें जजेस के नाम आ रहे हैं। उन्होंने नून लीग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बजाय ये कि आप पाकिस्तानियों को बताएं कि लंदन फ्लैट्स का पैसा कहां से आया, आप कोई और बात करना शुरू कर देते हैं। क्या कहा आज प्राइम मिनिस्टर ने, जरा देखिए। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो सारा ड्रामा है, बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूं, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। वज़ीर आज़म से पहले मरियम नवाज ने भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑडियो टेप पर साबिक चीफ जस्टिस से ये पूछा, साकिब निसार साहब से ये पूछा कि उन्होंने किसके कहने पर हमें सजाएं दिलाएं। क्या कहा मरियम नवाज ने, जरा सुनिए। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। कौम को बताएं, नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सजा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सजा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है। और अगर आपकी नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। अब ये भी नाजरीन एक हकीकत है कि अदलिया को टारगेट करने की ये कोई पहली ऑडियो नहीं है। इससे पहले राना शमीम का बयान हल्फी, जस्टिस अरशद मलिक की वीडियो, हत्ता कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की भी वीडियो आ चुकी है। इन तमाम ऑडियोज़, वीडियोज़, बयानात में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है नवाज शरीफ को होने वाली सज़ाएं, और टारगेट किया जा रहा है इदारों के सरबराहान को। इदारों को मतनाज़ बनाकर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जा रहा है जो शायद आइंदा इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा पहुंचा सकता है या फिर मियाँ नवाज शरीफ को अदालतों से मिलने वाली सज़ाओं का रुख बदलने में मदद कर सकता है। क्या इस सारी मुहिम का मकसद सियासी है या कानून के किताब में भी ये कोई असर रखती हैं? लेकिन हकीकत ये है कि सच और झूठ सामने आना चाहिए। जो सच है वो भी सामने आए, जो झूठ है उसको भी साबित किया जाए कि ये झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब, मरियम बीबी कह रही हैं कि आप फ्रांजिक करवाएं, हमें आप झूठा साबित करें कि हमने प्रोपेगेंडा किया है, हमने साजिश की है। सिर्फ ये कह देना कि हम लोगों ने हम अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, हम इदारों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम रिलीफ लेना चाहते हैं, ये काफ़ी नहीं है। आप लोगों को साबित करना पड़ेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, तो एक तो वही नैरेटिव उन्होंने पेश किया जो कि साकिब निसार साहब के हवाले से था, जो 2 दिन पहले ख़त्म हो चुका, जब समा न्यूज़ के एक चैनल जो है वहाँ पे जब साबिक चीफ जस्टिस साहब की स्पीच चलाई गई और उनके स्पीच के वो हिस्से जो इस मुबैना वीडियो में चलाए गए कि वो किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो बाकायदा एक स्पीच से उन्होंने निकाल के किसी ने लगाए हैं। तो एक ऐसी चीज़ पे जो फेक है और जो फेक साबित हो चुकी है, मैं समझता हूँ नहीं, अभी फेक साबित नहीं हुई। सॉरी, माजरत, मैं आपको काट रही हूं। इन द लॉन्ग रन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस खातून ने अपने सियासी क्रेडेंशियल बड़े डैमेज किए हैं। देखें, 3 बातें मैं करूंगा, आपकी बात के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूं। देखें, बड़ा लीडर जो होता है ना, बड़ा लीडर, वो कोई अंदाजा लगा ले या कोई वो वादा कर ले, वो सच्चा साबित ना हो तो लोग कह सकते हैं कि यार कोशिश की होगी, नहीं हुआ, वादा लेकिन अभी फेक साबित नहीं हुआ। फैक्ट्स पे कुछ चीजें तो साकिब निसार साहब की तकारीर से ली गई, सुन ले, लेकिन वो जो सजाएं देने की बात है वो किसी तकरीर का हिस्सा नहीं थी। देखिए मैं अर्ज करता हूं,
ये वो खातून हैं जिन्होंने मीडिया पे आके और आज तक इसको डिनाई नहीं किया कि मैंने ये बात नहीं की कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात किसने की है? ये मैंने की है या आपने? किसने की? आप मुझे बताएं किसने की है? मरियम बीबी ने। तो क्या प्रॉपर्टियां निकल आई कि नहीं निकली? बिल्कुल निकली। तो ऐसी खातून की बात पे आप मेरे से कमेंट ले रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने, लफ्ज झूठ नहीं बोलूंगा, कज़ब बयानी कह लें ताकि उनको बुरा ना लगे, वो लग़्व बात कर चुकी है। लेकिन उस बात के बाद हर एक को तो झूठ नहीं कहा जा सकता अली साहब, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे बताएं कैलिबरी फॉन्ट सच था कि झूठ था? ठीक है, हर चीज को तो गलत नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब पेश किया गया उसका, तो अब यहां पे सबसे उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, मुझे आप ये बताएं कि पूरी कौम के सामने वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैंने मना किया कि इन मीडिया हाउसेस को आप पैसे ना दें। ये क्या है? आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये तो बाज़ चीज़ें तो साबित होनी है ना कि वो असली है कि नकली। हम कहते हैं यार तो मुबैना है, ये तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वो शरीफ फैमिली के कोई स्टील के ठेके तो नहीं थे कि चलिए उनका बड़ापन है, अगर वो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें तो मसला, ना करें तो मसला। बड़ापन नहीं है, बड़ापन नहीं है, ये सच्ची बात निकल आई जबान से। देखें आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप ही के चैनल के बारे में ये बात आई कि इसको पैसे मत दें, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो हुकूमत को तंग हो रही थी, उससे आपको पैसे ना दें। ये कोई किसी की जाती जायदाद के पैसे? उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखें, फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेशन, कि आपको एक आजादी हासिल है कि आप एक प्रोफेशन अपनाएं और उसको प्रैक्टिस करें। आर्टिकल 18 आपको राइट देता है। कोई शख्स पैसे के जोर पे आपको रोकता है कि नहीं आप ना करें। फिर एक आर्टिकल 17 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। शाज़िया ज़ीशान साहबा समझती हैं कि GOARY समा और पत्नी कितने और चैनल है, उसमें मैं 92 न्यूज पे काम करूंगी। आपका राइट है ना जी, आप उनसे एसोसिएट होना चाहती हैं। अली मोहम्मद की बड़ा तीसमार खान है, वो कहता नहीं, ये ऐसे हालात पैदा करो कि ये शाज़िया बीबी 92 पे काम ना कर सके। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा वहां पे कर रही है जो मुझे सूट नहीं करता। तो ये तो एक जुल्म हो गया ना, इसको पूरा सुनिएगा। ये तो एक जुल्म हो गया, ये कानूनी नुक्ता है और आईनी भी है कि आपने कुछ लोगों को महदूद किया कि वो अपना राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 16, 17, 18, 19, वो फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, फ्रीडम टू प्रोफेस द प्रोफेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये ना कर सकें। लेकिन उससे भी खतरनाक बात क्या है कि कुछ चैनल्स को कहा कि उनको दें, तो इसका मतलब है कि उन चैनल्स पे जहां उन्होंने कहा कि उनको दें, वहां इस कलम की सेल लगी हुई थी क्या? वहां क्या कुछ लोगों के जमीर खरीदे जा रहे थे कि उनको दें? वो चले अब तो मान ले कि वो सच भी बोलती हैं, उनको तो दें और इनको ना दें। अली साहब, आज एक और भी कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। आज कब्रिस्तान जैसी खामोशी है उस फोरम पे जहां 2 दिन पहले दुनिया आसमान तक जो है चीखें जा रही थी। मैं वो कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मुतनाज़ा कॉन्फ्रेंस, जहां लोग आईन और कानून और अदलिया की आज़ादी और कलम और की हुर्मत और जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त की, वो किधर है वो सहाफ़ी हुजूर? वो किधर सो गए हैं? कब्र जैसी खामोशी है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कितना सन्नाटा क्यों है भाई? चले एक बात तो आज आपने मान ली कि वो सच भी बोलती हैं। सन्नाटा है। अगर ये इमरान खान साहब के बारे में आ जाए, मैं आपको कहता हूं यहां से लेकर तुर्कमानिस्तान, अब आप मेरी बात की तरफ नहीं आ रहे, अब आप मेरी बात की तरफ नहीं आ रहे। मरियम बीबी सच भी बोलती हैं, ये तो मान गए ना। आप ही की बात की तरफ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही लोगों के मफाद की बात कर रहा हूं कि इस माजी में कुछ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने गवर्नमेंट के लीवर्स, सरकारी पैसा अपने जाती मफाद, सियासी मफाद में यूज किया। इससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? मैं आज के बाद ये लोग कम से कम इज़हार राय की आजादी की बात तो ना करें ना जी। अली साहब, थोड़ा सा ग्रेस दिखाएं। ये जो ऑडियो सामने आई है साकिब निसार साहब की, ये आप लोगों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को लाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को लाया जाना है, जिसकी वजह से इनको सजाएं दिलवानी जानी है। लेकिन जो सजाएं दिलवाने वाली बात है, नंबर 1 वो तो किसी तकरीर का हिस्सा नहीं है। नंबर 2, आप लोग इसको क्यों नहीं इसका फ्रांसिक करवा लेते ताकि जो सच है झूठ है सारा सामने आ जाए। आप पर इल्जाम लग रहा है, इस मुल्क के इदारों पर इल्जाम लग रहा है, अगर आपने दिफा करना तो अपने मुल्क के इदारों का दिफा इस तरीके से करें। हो सुने, देखें ये लॉ ऑफ एविडेंस में है, कानूनी शहादत ऑर्डर में भी है। कोई भी मेरे से भी कोई बेकार वकील, मैं भी बेकार सा वकील हूं, मेरे से भी कोई बेकार वकील को बैठा दें, वो आपको बता देगा कि अगर आपने
लॉ ऑफ एविडेंस है कि अगर आपने कोई ऑडियो या वीडियो एज एन एविडेंस पेश करना है, वो 100% जेन्युइन होगा तो पेश होगा। अगर 1 घंटा की क्लिप है, 1 घंटे की वीडियो है और उसमें 5 सेकंड भी जाली निकल आता, यू कैन नॉट प्रोड्यूस दैट एज एन एविडेंस। यहां पे सवाल यह है कि जो लोग इस बुनियाद पे बड़ा पारसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमसे बड़ा जुल्म हो गया, ये अदालत में क्यों फिर मुंह में जो है आपकी जो है सिटी कोई गुम हो जाती है, मुंह पे जिप लग जाता है, ये ले जाना रख दें उधर, क्यों नहीं ये सबूत के तौर पर रख दिया जाता। वैसे जितनी भी ऑडियोज, आखिरी बात, जितनी भी ऑडियोज और वीडियो सामने आई हैं सब आप लोगों से मुतालिक, और सब में एक ही बात है कि आप लोगों को लाने के लिए नून लीग को हटाया गया, आप लोगों को लाने के लिए सजाएं दिलवाई गई, क्योंकि आप लोगों को इक्तदार में लाना तो सारा कुछ जो है ना वो सारी कहानी बदली गई। तो एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, बहुत बड़ा इल्जाम है। सोशल मीडिया पे तो इसका जवाब आ चुका है, इसको लग़्व साबित किया जा चुका है। अगर किसी को शक है, अगर किसी को किसी का दावा है, रोज इनको अदालतें बुलाती हैं। अदालत से मफरूरों को हम ये कहना चाहते हैं कि अदालत से मफरूर ना हो, यही वीडियोज यही ऑडियोज ला के उसी अदालत में रख दें जो आपको बुला रही है। अदालत में तो जाते नहीं है, मीडिया पे आके सियासत चमकाते हैं और उसके बाद जो है हजीमत उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। अब्बासी साहब, आज मरियम नवाज़ ने जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े सवालात उन्होंने उठाए, बड़े सवालात उन्होंने पूछे साकिब निसार साहब से कि बताएं किसने आप पर दबाव डाला कि मरियम नवाज़ को सज़ा दी जाए, नवाज शरीफ को सज़ा दी जाए। बात यह है कि मीडिया के सामने आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर टॉक शोज में आकर इस पर बात करने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं है कि अदालतों में इनको पेश किया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए? कि अगर आप लोगों को इतना यकीन है कि ये सब कुछ सच है तो फिर तो बड़ा आसान है रिलीफ मिलना। मीडिया में डिस्कस करने से या टॉक शोज में बैठकर डिस्कस करने से आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहजिया साहब। हम इनके जरिए कोई रिलीफ लेने के चक्कर में नहीं है, ना ये ऑडियो और वीडियो जो हैं ये मुस्लिम लीग नून ने तैयार किए हैं, ना हमारा इनसे कोई तल्लुक है। पहले जो एफिडेविट दिया है वो एक चीफ जज रहे हैं और उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब मेरे पास तशरीफ ले आए और ये उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने एफिडेविट अपना लिख के दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ। दूसरी जो ऑडियो रिलीज हुई है वो आपकी बिरादरी से उनका तल्लुक है। नूरानी साहब को, वो जर्नलिस्ट हैं, वो एक मीडिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरे पास ऑडियो थी और मैंने इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया है और ये बिल्कुल ठीक है। दोनों में बड़े सीरियस एलिगेशन लगे हैं और दोनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू भी दिखाई गई है और दिखाया गया है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर ये बात मान ली जाए, मैं कहता हूं कि अगर हम इसमें पार्टी बनेंगे तो ये लगेगा कि ये मुस्लिम लीग नून अपना फायदा लेने के लिए कर रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें सामने आई हैं, इससे पहले भी जस्टिस, लेकिन साकिब निसार साहब की जो ऑडियो सामने आई है वो तो उनकी मुख्तलिफ तकारीर से चीजें निकाल कर उनको एडिट करके बनाया गया है। मैं उसी पे आ रहा था जी। जब जस्टिस सिद्दीकी ने तकरीर की थी पिंडी बार में, तो उन्होंने तो वो तो हमने नहीं बुलाया था। जस्टिस फैज ईसा ने जो बातें की हैं वो तो हमने नहीं की थी ना। हम कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाए, जो आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी की है, ट्रूथ कमीशन की बात की उन्होंने। सच सामने आ जाए, सारी दुनिया के सामने चीजें आ जाए। अगर किसी ने ये वीडियो और ऑडियो झूठी बनाई है तो उनको लटकाना चाहिए, उन्हें ये अख्तियार नहीं है कि वो ऐसा झूठी बनाए। और अगर ये सच्ची है और किसी आदमी ने ये साबित किसने करना है, साबित किसने करना है कि ये सच है या झूठ है? आप लोग अदालतों में जाएंगे, कोई केस चलेगा, कोई फ्रांसिक होएगा, उसके बाद पता चलेगा। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी लगाने से आप कहें कि ये करवाया गया है और हुकूमत ये कहे कि आप लोगों की तरफ से साजिश एडिट करके वीडियो बनाई है। बहरहाल ये मामला अदालत में जाएगा, वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, अदालत हुक्म देगी, फ्रांसिक होगा, फिर ही कोई मामला आगे बढ़ेंगे।
एक तो ये बड़ी ज्यादती करेंगे कि अगर ये हम हमारे साथ मंसूब कर लेंगे। मैंने ये सारा बैकग्राउंड आपको बताया, इसलिए बताया था कि मेहरबानी करके आप अपने जर्नलिस्ट से क्यों नहीं पूछते हैं नूरानी साहब से कि आपने ये क्यों जारी किया है। मुझसे ज्यादा सवाल उनसे आपका बनता है कि आप उनसे पूछें कि ये आप वो इसके साथ खड़े हैं, क्या वो समझते हैं ये सच्ची है। आप उनसे मेहरबानी करके, अगर वो सच्ची है, मैं तो इस हद तक गया हूं और ये बात कह रहा हूं कि ये बहुत सारी बातें हैं जो कौम के और सारे मीडिया के सामने आ गई है। इसके ऊपर अब एक बहुत कमीशन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो। कल फैसला है, हमें भी एक्सेप्टेबल हो, दूसरे लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, साकिब निसार को भी, सबको भी एक्सेप्टेबल हो, जिन लोगों ने ये बनाई ये उनको भी एक्सेप्टेबल हो। लेकिन मामला क्या है, अगर ये वीडियो फेक ने, किसी ने वाकई किसी को डिफेम करने के लिए बनाई है, किसी को नुकसान देने के लिए बनाई है, उनको भी लटकाना चाहिए, क्योंकि ये किसी को ये राइट नहीं देता। बिल्कुल। और अगर ये वीडियो सच्ची है और वाकई साबित होता है कि उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ये मामलात करते रहे, फिर मियां नवाज शरीफ आप लोगों के अब्बासी साहब एक चीज बताएं, आप लोगों की जो कानूनी माहिरीन की टीम है उनके नजदीक इन ऑडियोज की, इन वीडियोस की, जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है, इसकी क्या हैसियत है आप लोगों के केसेस के हवाले से? मरियम नवाज के केस को लेकर, नवाज शरीफ के केस को लेकर क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? हम सब समझते हैं ये झूठे केस थे, हम सब इस बात पे यकीन करते हैं कि ये मैनेज किया गया इंसाफ था। हम सब यकीन करते हैं कि अगली अदालतों में जो हमारे खिलाफ केसेस गए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी सूरत स्टैंड नहीं करेंगे। हमें इन वीडियो ऑडियो की न मदद की जरूरत है, वो उनको जरूरत हो जिनके केसेस कमजोर हो। हम अपने केसेस में इनका सहारा ही नहीं ले रहे, हम पेश ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं पेश कर रहे? अगर ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, जिन लोगों ने फिर ये किया उनको एक्सपोज करने के लिए, इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है बासी साहब? मेरा ख्याल है कि मुझे फिर दोबारा शुरू में देखें, अगर हम आज कोई बात करेंगे, पीटीआई वाले कभी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये इन्होंने अपना इंसाफ लेने के लिए केसेस। पीटीआई वालों से मनवाना क्यों जरूरी है? आप अदालतों में जाएं, फैसले आप लोगों ने अदालतों से लेने हैं। पीटीआई वाले क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, हम क्यों जाएं अदालतों में? उन लोग क्यों ना जाएं जिनके खिलाफ ये मामला आया हुआ है, ये खिलाफ हमारे आया हुआ है, हमने इसमें काम किया हुआ है, हमारा कोई नाम आया हुआ है, हम तो विक्टिम हैं। ये तो उनके खिलाफ जाना चाहिए जिनके खिलाफ ये वीडियोस आई हैं। वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, कहेंगे ये झूठी हैं, वो कहेंगे नहीं हम इसमें शामिल नहीं थे, वो भाग रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे, और आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि हम जाएं। वो तो इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, वो तो इसे मज़ाक खेज कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो अदालतों में जाएं। वो तो मान ही नहीं रहे, तो वो अदालतों में क्या जाएंगे? तो फिर वो देखे ना, इसका मतलब है कि सच है ना। अगर आपके अल्लाह ना करे, मैं आपका मिसाल शायद मेरे मतलब आपको इस तरह की बात करे, मैं तो जरूर आपको सू करूं, मैं तो जरूर आपको अदालत में लेके जाऊं, मैं जरूर अपनी बेगुनाही साबित करूं। मैं अपने बच्चों के लिए क्यों ये मामला छोड़ के जाऊं जो मैंने नहीं किया। आज साकिब निसार साहब कहें या ना कहें, सारा टॉक ऑफ द टाउन है, हर जगह बैठे हुए लोग समझ रहे हैं, सारी दुनिया समझ। उनको एक्शन भी ऐसे थे, उनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद डिमांड करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच बने और इस मामले की डिमांड करे। साकिब निसार साहब को भी बुलाए, जर्नलिस्ट को भी बुलाए, राना जज साहब है उनको भी बुलाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब्बासी साहब, आज बड़ी एक अच्छा जेस्चर दिया मरियम बीबी ने, कन्फेस करके कि जो एक ऑडियो थी जिसमें वो डिफरेंट चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने का या ना देने का हुक्म दे रही थी, उनमें 92 न्यूज़ भी शामिल था। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनकी ये चीज़ थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये हाँ ये मेरी आवाज़ थी, झूठ नहीं बोला उन्होंने। तो आज वो अपने आप को कसूरवार समझती हैं? आप लोग समझते हैं कि आप लोगों की वजह से बहुत से लोगों के रोजगार बंद हुए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बात आज उस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था और उन्होंने उस बात का अपना जवाब दे दिया है। वो बात पुरानी बात हो गई है, उस वक्त की बात थी। अब मुझे नहीं पता कि उस किस की सच्ची बात है कि चैनल के खिलाफ था या किस के बंद हुए थे। समा का नाम था, उसमें 92 न्यूज का नाम था, उसमें आरवाई का नाम था, मुझे उसकी मेरे पास उस चीज की कोई डिटेल नहीं है। ये मेरा ख्याल आज जो जर्नलिस्ट ने वहां कवर किया होगा उनकी डिटेल है, लेकिन देखिए वो आप एक माजी की बात हो गई है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना,
जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ना, कल को फिर आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में जाना है, इसी मीडिया ने आप लोगों को दिखाना है, इसी मीडिया ने आप लोगों को कवर करना है, कवरेज देनी है। तो जब ये बातें सामने आएंगी कि मरियम बीबी ने हमारे इश्तिहारात बंद किए, लोगों के रोजगार उससे मुतासिर हुए, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना अब्बासी साहब। देखिए, इसकी भी मेरे पास डिटेल नहीं है, इस वक्त मैं मौजूद नहीं था और मुझे ये एग्जैक्टली पता भी नहीं कि तो वाकई उनके बंदों के खिलाफ उन्होंने इश्तिहार कहा कि बंद हुए, तो बंद हुए भी हैं या नहीं हुए, वाकई कोई एक्शन हुआ है मानी है इस चीज को। वैसे वो उनके पास देखें उनके पास उस वक्त कोई ऐसा सरकारी योद्धा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सरकार का वसाइल इस्तेमाल किए होंगे या सरकारी कोई ऐसा मामला किया होगा, लेकिन फिर भी इस पर जरूर डिटेल लेके आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना आ गया, स्कूल बंद करो, कोई एहतजाज आ गया, स्कूल बंद करो, अब स्मोग आ गई है तो भी स्कूल बंद करो। नाजरीन, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही स्मोग ने ऐसे डेरे डाले हैं कि सब कुछ धुंधला आकर रह गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से स्मोग और भी ख़तरनाक हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, नज़ला है। एक तरफ स्मोग है कि बढ़ती जा रही है और लाहौर शहर की फ़ज़ा कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन करार दी जा रही है, जबकि हुकूमत है तो इसने झट से हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद करके अपनी जिम्मेदारी जैसे अदा कर ली है। ना तो फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही भट्टे बंद हो सकते हैं और ना ही फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कोई इक़दाम हुकूमत कर सकती है। पंजाब के माहौलियात के वज़ीर ये तो मानने को तैयार नहीं कि ये स्मोग है, वो इसे फ़ज़ाई आलूदगी का नाम देते हैं। इस वक्त इस स्मोक की वजह से एलर्जी, आंखों में जलन होती है, खांसी, ज़ुकाम और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? क्या ये स्मोक या फ़ज़ाई आलूदगी सिर्फ स्कूलों के ऊपर है और बच्चे जब घरों में रहेंगे तो उन्हें फ़ज़ा साफ़ सुथरी मिलेगी क्या? स्मोक के असरात से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चांसलर UHC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत का ये इक़दाम कि स्मोक बढ़ रही है, बच्चों के लिए बड़ी ख़तरनाक है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है स्कूल बंद करने का? देखिए, स्मोक तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए और स्पेशली पंजाब के लिए और लाहौर के लिए बहुत ख़तरनाक है। ज़ाहिर है इसके लॉन्ग रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ आपने बताए कि इससे आँखों की, जिल्द की और छाती की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी और आगे ही हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद पोल्यूशन। और अनफॉर्चुनेटली लाहौर को तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड का भी खिताब मिल गया है कि उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे पुअर है दुनिया में। और उसकी कुछ आपने निशानदेही भी की कि भट्टे हैं या जो फसलें का जो रिमेनिंग फसलें का रह जाता है उसको जलाया जाता है। और उसके बाद जो हमारे गाड़ियों का एग्जॉस्ट सिस्टम है, शायद ये हड़ताल की एक सिल्वर लाइनिंग होगी कि थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगा। जब गाड़ियाँ चला ही नहीं सकेंगे, पेट्रोल ही नहीं होगा तो चलनी कहाँ है। तो जैसे आई विश के उसके बगैर भी हम इन चीज़ों के बगैर भी इसको। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जो फसलें जलती हैं ये मौसम गर्मा में भी जलती हैं, गर्मियों के मौसम में भी होता है। भट्टे अगर जलते हैं वो गर्मियों के मौसम में भी जलते हैं, तो ये इस नवंबर और दिसंबर के मिड में आकर ये इतने हालात क्यों मौसमी ख़राब हो जाते हैं स्मोक के? इसलिए कि उस वक़्त वेपर प्रेशर जो हवा में नमी का तनासब होता है, ख़ासकर जो 40 या 50 फीट ज़मीन से ऊपर होता है, वो कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और एयर बहुत हैवी हो जाती है और वो ट्रैप कर लेती है आपके सारे तमाम
ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो स्मोक की फॉर्म में है, डस्ट की फॉर्म में है, पोलन्स की फॉर्म में है, तो वो ट्रैप कर लेती है और उससे विजिबिलिटी ज़ाहिर है एक तो कम होती है, लेकिन उससे तो अनफॉर्चुनेटली रोड सेफ्टी का बहुत इशू होता है, लेकिन अदरवाइज हमारे लंग्स के लिए ये बहुत ही मुज़र चीज़ है। चाहे हम स्मोक नहीं भी करते, जैसे मैं और आप नहीं करते, लेकिन वी आर पेइंग ए हैवी प्राइस। लेकिन अब स्मोक और धुंध में कोई फर्क नहीं लगता डॉक्टर साहब? नहीं, धुंध देखें, जो धुंध हम कहते हैं वो स्मोक से बहुत फ़र्क है कि वो तो एक सिर्फ वेपर्स हैं, सिर्फ पानी है जो कंडेंस हो जाता है, उसमें ये पोल्यूटेंट्स नहीं इंट्रैप्ड होते। किसी ज़माने में जब हम बहुत यंग थे या बच्चे थे तो उस वक्त फॉग होती थी। अब ये स्मोक हो गई है, क्योंकि वेपर्स तो हैं लेकिन वो पोल्यूट हो गए हैं, उनकी वो काले रंग के हो गए हैं, या उनमें टार बहुत आ गया है, उनमें नाइट्रोजन बहुत आ गई है, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत आ गई है। तो इसलिए ये वजह ये है कि अनसेफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग बत्ता और अनसेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अल्टीमेटली आई से कि गवर्नेंस फेलियर है। और ये अनफॉर्चुनेटली हर साल आने वाला वर्स्ट होता है पहले वाले से। तो मुझे नहीं पता कि ये कब और कहाँ पे किस तरीके से ख़त्म होगी, लेकिन जो इतने बड़े महकमे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं, उनका काम है ये कि दे इंश्योर कि ये कंप्लायंस हो जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं। और गाइडलाइंस तो यही है ना कि भट्टे जो ओपन फर्नेसेस वाले वो नहीं यूज़ करें, उनका अल्टरनेटिव बहुत है। दुनिया में ईंटें इस्तेमाल होती हैं, ओवन में बेक होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसी तरह हमारे से बहुत बड़े एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई जला सके। और आप मोटरवे पे जाएं तो आपको तो नज़र आ रहा होता है कि जल रही हैं, बहुत ज़्यादा। और मोटरवे पे तो बहुत ही ज़्यादा जब स्मॉग होगी तो फिर जाहिर है एक जान नहीं कई जानों का एकदम खतरा पैदा हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए? घरों में तो बंद होके नहीं रहा जा सकता। गवर्नमेंट के लेवल पे तो जब गवर्नमेंट करेगी कि गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस दिखानी है, गवर्नमेंट का काम ही है कि वो जो जुर्म करता है, और जबकि ये एक जुर्म है तो उसको सज़ा दें। अनलेस के सज़ाएं बहुत सख्त सज़ाएं नहीं मिलेंगी, चाहे लेजिस्लेशन करनी पड़े। अगर इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन हम चंद घंटों में कर सकते हैं तो इसकी क्यों नहीं कर सकते, जो कि बड़ी पीपल सेंट्रिक है, जो इंसानों की ज़िंदगी बचाने की खातिर होगी। तो और इसमें सख्त करनी चाहिए सज़ाएं, और उनको एनफोर्समेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है। तो जो हमें करना है, जब तक गवर्नमेंट ये करती नहीं है, वो तो यही है कि हम। लेकिन एक और चीज़ समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब, हफ्ते में 3 दिन तो आपने स्कूल, ज़ाहिर हफ्ता इतवार तो पहले ही बंद है, अब मंडे को आपने ऐड कर दिया है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बुध, जुमेरात, जुम्मा, क्या इसमें स्मोक नहीं होगी? उन दिनों में भी तो बच्चों ने स्कूल जाना है ना। मेरा तो इस चीज़ पे एतराज़ है। मेरा ख्याल है कि हम अपनी लाइफ को पैरालाइज नहीं कर सकते कि इन वजूहात की बिना पे कि कभी कुछ, और हमारी आगे ही तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली आगे ही बच्चे दे आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और इसका इम्पेक्ट आने वाली हमारी जनरेशन्स पे होगा जब वो रिकवर नहीं कर सकेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो सकेगा, चाहे वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकेंगे। हमें तो इस वक्त अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए जो स्मॉग से लड़ सकें, जो इन बीमारियों से लड़ सकें। जब तक, और मैं समझता हूँ इसका ये हरगिज़ हल नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें, क्योंकि अगर स्कूल बंद करने हैं तो फिर बूढ़े ज़्यादा वल्नरेबल हैं बच्चों से भी, फिर उनका भी निकलना बंद कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि हम बच्चों का टाइमिंग थोड़ा बदल दें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्मोक होती है तो आप वो 10 बजे खोल दें, टाइमिंग्स कर दें, आप कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये ज़्यादा डेंसिटी इनकी स्मोक की अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट इवनिंग, तो वो अवॉइड कर ली जाए और बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाया जाए। बच्चे मास्क तो वैसे ही पहन रहे होंगे, आई होप नहीं पहन रहे तो वो पहने, और हेलमेट्स भी अगर पहन रहे हैं मोटरसाइकिलिस्ट तो वो भी बहुत अच्छा है। और नहाएं, एटलीस्ट 2 दफ़ा दिन में नहाएं, और आंखों को बार बार धोएं, और पानी का वाफर इस्तेमाल करें, और गले में गरारे ज़रूर करें 2-3 दफ़ा। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताएं, आ जाएगी। डेंगू की इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस मौसम में क्या रेशो रहती है कि डेंगू ज़्यादा बनता है या ख़त्म हो जाता है सर्दी के मौसम में? देखें, डेंगू जब डेंगू 13 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाएगा, और जो कि हो चुका है,
और अराउंड दी डे हो जाएगा, रात को और दिन को मिला के, तो फिर इसकी ब्रीडिंग एडीज इजिप्शियाई जो कि मच्छर इसको फैलाने का बायस बनती है, वो की ब्रीडिंग रुक जाएगी। तो ये ऑब्वियसली, लेकिन केसेस हम मिड जनवरी तक देखते रहते हैं क्योंकि उसमें इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, मच्छर में भी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं और इंसान भी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, और एक हफ्ते बाद अलामात जाहिर होती हैं। तो मैं समझता हूँ अभी भी पूरी की पूरी एहतियात करनी है। जो सफाई निस्फ़ ईमान है, अपनी ज़िंदगियों में लाना है और घरों को साफ और खुश्क रखना है, दफातर को, स्टूडियोज़ को, हॉस्पिटल्स को, इन तमाम जगहों को, और घर के ऊपर छत पे ज़रूर देखना है कि हमारे ढकना भी है कि नहीं, लिड भी है कि नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ। ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोल एक ऐसी अहम प्रोडक्ट है जिसकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो खाने पीने से लेकर हर चीज़ की कीमत को बढ़ा दिया जाता है, और इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, जबकि इस पर भी हर महीने 5-5 रुपये बढ़ाकर फ़ी लीटर 30 रुपये तक बढ़ाना ये IMF का ही मुतालिबा है। ऐसे में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी अपने मुनाफे को लेकर मैदान में आ गई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वो तमाम प्राइवेट पेट्रोल पंप मालिकान हैं जिनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, जबकि कुछ रिफाइनरी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स भी हैं। पेट्रोल पंप मालिकान ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि महंगाई का असर उन पर भी उतना ही है जितना किसी दूसरे कारोबार पर, इसलिए उनका मार्जिन 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें हुकूमत तय करती है। इसलिए पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कल एहतजाजन मुल्क के सारे पेट्रोल पंप बंद करने की कॉल भी दे रखी है। अब एक तरफ क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, फिर उन्हें रिफाइन करने का खर्चा है, उसके बाद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन होता है, और फिर पेट्रोल पर टैक्सेस जिनमें पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स शामिल हैं। हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर IMF को मुतमईन करने में लगी हुई है, और आइंदा चंद महीनों में पेट्रोल की कीमतें 175 से 180 रुपए तक जाती हुई नज़र आ रही हैं। फिर ऐसे में अगर डीलर एसोसिएशन भी मार्जिन को 6% ले जाते हैं, अपना बढ़ा देते हैं, तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 से 6 रुपये मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ऐसे में अब जाहिर है दीगर जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं, इनको बढ़ाने का भी जवाज़ मिल जाएगा। पंप मालिकान ने एक ऐसे वक्त में हड़ताल का ऐलान किया है जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ी बुरे तरीके से फंसी हुई है। इसका नतीजा यकीनन किसको भुगतना है? एक आम आदमी को ही भुगतना है, और उस पर ही असर पड़ेगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान डीलर्स पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब आपका। 1 लीटर के पीछे इस वक्त आपको मुनाफा कितना हो रहा है? अगर ये आप लोग एक आम आदमी का सोचें जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो अपना 150 लीटर का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप लोग मार्जिन बढ़ाएं और जो इसका डायरेक्ट असर है वो नीचे वाले आम आदमी पर पड़े? देखिए, बात ये है, हम तिजारत कर रहे हैं, नुकसान में कोई तिजारत नहीं करता है। एक दिन में 10 रुपए तो आटे पे बढ़ा दिया, शक्कर पे बढ़ा दिया, दुनिया भर। हम तो बहुत सुकून से इस्लामाबाद जाते हैं, अपना खर्च करते हैं, मीटिंगें करते हैं, हमें वायदा किया जाता है, और उसके बावजूद हमारे साथ कोई मुनाफा। आप क्या समझ रही हैं? हम मुनाफा, कुछ नाजायज मुनाफा मांग रहे हैं? हम कोई नाजायज, हमने तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल को पूरा हिसाब दिया है, और हमने ये कहा है कि आप इसमें बता दें जो आपके पंप चल रहे हैं, खुद कंपनी चला रही है, वो आप कंपेयर कर लें कि उनको क्या फायदा हो रहा है। हालांकि वो उनको ज्यादा रियायत देते हैं, आप इसके बावजूद उनको भी फायदा नहीं हो रहा। ये तो कोई बात नहीं है कि अगर पेट्रोल पे कीमत बढ़ जाएगी तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। हम तो ये आखिर कब तक हम ये इंतजार करें? हम 3 महीने से
इल्तिजा कर रहे हैं, हम उनकी तो वादा खुशामद किसने कर किया रहे हैं। आपको? आप इस्लामाबाद जाते हमारे- हैं, वादा किसने किया? यकीन दहानियां किसने कराई कि हाँ या आप लोगों के हमारी मीटिंग हुई, 3 रुपए से 6 रुपए बढ़ जाएंगे? देखिए हमारी हमने 5 तारीख को पेट्रोल बंद करने का अनाउंस किया था। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से हमें आया कि आप आ जाइए। हम 3 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुंच गए, पूरे सूबों के नुमाइंदों को हमने साथ लिया और हमने बताया कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमारा एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हुआ था सन 98 में और उसमें यह हुआ था कि हमें 5% मुनाफा मिलेगा और उसमें गवर्नमेंट ने एग्री किया था और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम एकदम तो आपका मुनाफा नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, हमने रीजनेबली उनकी बात मानी और सन 4 तक 4% हो गया, फिर नीचे आते रहे। देखिए ये जो बात है, इन्होंने ऑडिट भी कराया पेट्रोल पंप्स का, उसको भी इनको मालूम है। हाँ, हमने क्या ज्यादती की है, हम तो कोई ऐसी नाजायज बात नहीं मान रहे हैं। अब आप लीटर के पीछे 6 रुपए बढ़वाना चाहते हैं? आप चाहते हैं 1 लीटर के पीछे 6 रुपए मुनाफा मिले आप लोगों को? नहीं, परसेंट को कह रहा हूं मैं, 6 रुपए नहीं कह रहा, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। 6 रुपए तो नहीं कह रहा कि 1 लीटर पे 6 रुपए बढ़ जाएं। हमने तो उस पे कहा है, कीमत पे कहा है। और ये आप लोग ये अंदाजा है कि बिजली दुनिया भर के अखराजात बढ़ चुके हैं तो हम वो भी देते रहे। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, ये भी मायदा था कि एक बहुत ही आम आदमी, पहले भी वो मैंने मिसाल दी, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, उसका भी आप लोग सोचें। फिर ये धमकियां देना या ये कहना कि कल से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, ये तो एक आम आदमी के साथ ज्यादती है जिसने अपने काम पर जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है। हमने कोई धमकी नहीं दी, हमने कोई धमकी नहीं दी है। हम होते कौन जो धमकी देंगे? हमने तो अपने मुतालबा किया है, हमने कोई धमकी तो नहीं दी है। तो कब तक पेट्रोल बंद करेंगे? कब तक बंद रखेंगे पेट्रोल? हमने तो ये तक कहा है हम रेंजर्स वालों से कि आप जो पंप खुल रहे हैं आप वहाँ अपने गार्ड अपने फोर्स लगा दें और जो एसेंशियल गाड़ी हैं उनको आप पहले तरजीह उनको दें। क्या आप ये समझ रही हैं कि हमें खुशी हो रही है लोगों को परेशान करने के लिए? अच्छा, ये कब तक करेंगे? बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मुतालबात नहीं माने जा रहे, ये तो हम ये पेट्रोल बंद कब तक करेंगे आप लोग? ये हम आपको कल बता देंगे। अच्छा, कल आप लोगों ने फैसला करना है कि कल तक अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने गए तो आप लोग इसको मजीद बढ़ा भी सकते हैं। मैं अकेला तो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सब है ये। अगर हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम अपने लोगों से मशवरा करेंगे और हम नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई तकलीफ हो। ये क्या हमारा खानदान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, क्या हम उनको भी तो परेशानी होगी? हमको लेकिन जो हड़ताल करने जा रहे हैं उससे आप लोगों को भी नुकसान होगा, एक आम आदमी को भी नुकसान होगा, जिसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, जिसके रिक्शे में पेट्रोल नहीं है, जिसकी टैक्सी में पेट्रोल नहीं है, वो क्या करेगा? नहीं तो हम नुकसान में कैसे चला दें अपने पर? आप ये कहते हैं हम नुकसान होते रहे, हम चलाते रहे। आपने ये नहीं देखा कभी किसी ने नहीं कहा कि बिजली की कीमत बढ़ गई है इतनी और चीजें इतनी बढ़ गई हैं। एकदम ऑर्डिनेंस आ गया 25,000 नौकर का हो गया, बिजली का एक साल में 40% बढ़ा दिए। जब लेबर का बढ़ता है तो ओल्ड एज भी बढ़ती है, सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ती है। लेकिन ये तो सबके लिए हो रहा है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए तो महंगाई नहीं हो रही है, सबके लिए हो रहा है, एक आम आदमी के लिए भी हो रहा है। आप देखिए करीब हमारे यहाँ गुर्बत कितनी है। देखिए आम आदमी की बात नहीं है। आम आदमी तो
कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, गोश्त पे नहीं कर सकते, आटे पे नहीं कर सकते, शक्कर पे नहीं कर सकते। आम आदमी की क्या बात कर रहे हैं? अगर आम आदमी की तकलीफ हो तो हमें भी तकलीफ है, हम भी वो चीजें, महंगी चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन आप लोगों के इस एक्ट से एक आम आदमी को ही तकलीफ मिल रही है। कल जो आपने हड़ताल करनी है, पता नहीं कितने लोग घर बैठेंगे और अपने रोजगार पे नहीं जा सकेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, आपके पास कोई सोल्यूशन है कि हम घर बैठ के अपने पंप चला के नुकसान में चला दें? कौन देगा हमें पैसे? सोल्यूशन तो किसी के पास नहीं है, हर कोई कमा रहा है, हर कोई मजबूरी में गुजारा कर रहा है। हम भी हमने बहुत मजबूरी में गुजारा किया। अब पेट्रोल बिल, बात सुने, इस वजह से मजबूर अब्दुल समीर खान साहब, पेट्रोल पंप मालिकान, क्या एक आम आदमी जो रिक्शा, मोटरसाइकिल या इस तरह का काम करता है, कोई दर्जी है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, उनसे ज्यादा तो मुतासरीन नहीं है आप लोग? हमने इन्वेस्ट किया, हमने तो गवर्नमेंट से ये कह दिया, कंपनियों से कह दिया, खुदा रहा हमारी लीज खत्म कर दे, हमारे छुटकारा पा दे। कोई ऐसा नहीं करता, अगर फायदा होता तो हम कर देते। आज मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि अगर ये हमारी लीजें खत्म कर दें, हम बड़े मशकूर होंगे। बहरहाल कल आप लोगों ने अपने लाए अमल का ऐलान करना है कि कल तक आप लोगों के मुतालिबात नहीं मानेंगे तो अगली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन डीलर्स पेट्रोलियम एसोसिएशन अब्दुल समीर खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।